Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for CMA intermediate students and today I am going to discuss paper number 12. पेपर नंबर 12 का आज हम ऑडिट का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स सीएमए इंटर का लॉ एमसीक्यू, सीएमए इंटर जीएसटी एमसीक्यू, सीएमए इंटर इनकम टैक्स दैट मीन्स की डीटी एमसीक्यू। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल दिस एमसीक्यू। इफ यू आप अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज चेक आउट माई प्ले लिस्ट एंड देन यू विल गेट ऑल द वीडियोज फ्रॉम देयर। ओके, तो आज हम ऑडिट का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इसी का। आई थिंक सो 3 क्लासेस में मैं इसका टोटल कवर अप कर लूँगा। आज देखते हैं कितना आज कवर अप करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक अप्रोक्स 66 या 70 MCQ इज देयर, 68 MCQ इज देयर। इट विल टेक एटलीस्ट 3 क्लास में मैं आई विल कवर ऑल दिस MCQ 3 क्लासेस। ओके, देन today I will going to start from the question number 1. Which of the following is not an audit risk? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि कौन है जो ऑडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि ऑडिट रिस्क होता क्या है। ऑडिट रिस्क मतलब ये होता है कि जब एक ऑडिटर एक ऑडिट करने आता है किसी भी एक कंपनी में तो कुछ ऐसा चीज होता है कि जो छूट जाता है। देखिए, कितना भी कोई कंपनी में एक ऑडिटर कर ले, कुछ ना कुछ ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, चाहे कुछ भी कहीं भी एक कुछ भी रखा होगा तो वो छूट सकता है, कोई भी एक फाइल छूट सकता है। तो वही होता है ऑडिट रिस्क, मतलब कि कुछ भी छूट गया। ठीक है, वही होता है ऑडिट रिस्क ऑडिटर के हिसाब से। ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में देखिए, जैसे सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीएमए इंटर में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग के पास भी रिस्क है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सीएमए इंटर पास नहीं हो पाओगे। तो आप अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। दैट मीन्स की रिस्क है, हर चीज में एक रिस्क होता है। तो ऐसे ही ऑडिटर जब एक ऑडिट करने आता है किसी भी एक कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कितना भी बड़ा हो, बड़ा से लेकर के छोटा में, तो क्या होता है कि जब वो ऑडिट करने जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल चीज होता है कि वो छूट सकता है। जैसे कि मटेरियल मतलब कि वो होता है, मटेरियल आइटम मतलब वो चीज होता है कि जो कि डिसीजन लेने में कुछ इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो इतना लंबा जाने में कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग जस्ट आंसर बताएंगे आपको कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। बोल रहा है कि ऑडिट रिस्क में कौन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो ऑडिट रिस्क होता है इसको एक्चुअली 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो डिटेक्शन रिस्क होता है, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ओके, तो यहाँ पे तो जैसे कि मैं बता दिया इतना, बट यहाँ पे तो आपको सीधा तीनों का दिया हुआ, तीनों दिया हुआ, इनहेरेंट रिस्क दिया हुआ, कंट्रोल रिस्क दिया हुआ, डिटेक्शन रिस्क दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कौन है जो ऑडिट रिस्क नहीं होता है। तो ऑडिट रिस्क नहीं होता है ओमिशन रिस्क। ये जो ओमिशन रिस्क है वो ऑडिट रिस्क नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ। ये जो डिविडेंड होता है वो कैसे पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि जो डिविडेंड होता है वो एक शेयर होल्डर को मिलता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, और ये जो डिविडेंड है एज पर सेक्शन 100 टू 123 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। ओके, तो बोलता है कि डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट, डिविडेंड को कैसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड को आप पेमेंट नहीं कर सकते। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, आप एसेट को रिवैल्यू कर करके आप पेमेंट नहीं कर सकते हो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आई विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन क्या नहीं करता है। ये जो परमानेंट ऑडिट फाइल होता है, ये जो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म दैट मीन्स की मोर देन 1 ईयर के लिए परमानेंट ऑडिट फाइल बनाया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन है जो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते हैं कि ए रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये होता है एक ये परमानेंट ऑडिट फाइल में आता है। ए सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर, अगर अर्लियर ईयर और इस साल जैसे कि बता चुका हूँ कि परमानेंट ऑडिट फाइल होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो ये भी परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर आएगा। कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर होता है वो सिंगल एक पार्टिकुलर ईयर के लिए होता है, तो ये परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑडिट प्रोसीड्योर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड।
ऑडिट प्रोसीड्योर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड। तो ऑडिट प्रोसीड्योर जो ऑडिट एविडेंस होता है इसको दो दो भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीड्योर, एक होता है सब्सटैटिव प्रोसीड्योर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 की, ए कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज कॉस्ट रिपोर्ट टू। ये जो कॉस्ट ऑडिटर होता है ना, वो किसको अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है? ये जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए जो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड जितना भी जो प्रोविजन है वो सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2010 में डिफाइंड है। ओके, देन आई विल गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या बोलता है कि ये कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू। ये कॉस्ट ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? वो सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करता है, बट अगर पूछेगा कि कौन सा फॉर्म में जमा करता है तो फॉर्म नंबर होता है CRA 3। ठीक है, CRA 3 फॉर्म नंबर में जमा करता है कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया ए। टुडे अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, बोलता है कि द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय BOD दैट मींस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विथ इन। जो फर्स्ट डायरेक्ट ऑडिटर होता है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विथ इन। कितना दिन में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कंपनी में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुन लीजिए, थोड़ा सा प्रोविजन बता देता हूं। प्रोविजन यह बोलता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो है सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। इसमें यह बोलता है कि एक नॉर्मल कंपनी होता है, डेट मींस की एक गवर्नमेंट कंपनी होता है, एक होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का अदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अदर रूल्स एंड रेगुलेशन है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नाउ डिस्कस अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, आफ्टर 30 डेज ओवर हो जाएगा, उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया ऑडिटर को, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टू द हैंड ऑफ मेंबर दैट मींस की शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो जो शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी जो अपॉइंट करेगा एक ऑडिटर को, तो वो अपॉइंट करेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी के डेट से। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो 30 दिन और 90 दिन होता है वो दोनों होता है जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल कंपनी डेट मींस की अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का। अगर गवर्नमेंट कंपनी का अगर पूछेगा कि ऑडिटर को अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्या है, तो वो बोलता है कि एक ऑडिटर अपॉइंट होता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी में, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी C&AG अपॉइंट करता है। आफ्टर फेलिंग, अगर फेल हो जाता है दैट मींस कि C&AG अपॉइंट नहीं करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। आफ्टर 30 डेज, जिस दिन 8 दिन ओवर हुआ उसके बाद 30 दिन आता है C&AG का पास। C&AG भी अगर अपॉइंट नहीं कर पाया, मतलब BOD भी अपॉइंट नहीं कर पाया, पहले C&AG अपॉइंट नहीं किया फिर BOD अपॉइंट नहीं किया, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी दैट मींस शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। ओके, तो ये तो पूरा प्रोविजन अभी हम डिस्कस किए सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो चलिए इतना तो पूरा प्रोविजन डिस्कस कर दिया, बट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पर आप डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन बताओ, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना कंपनी का, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है BOD विद इन 30 डेज। कितना दिन अपॉइंट करता है? 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना कंपलसरी है। ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 का ऑप्शन ए हो गया। Now I am going to discuss question number 7. Question number 7 बोलता है कि the DAS is also expected to provide the resource needed and select the staff member to occupy the auditor. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडिटी। एक जो ऑडिटी होता है वही तो अपना, जब ऑडिटर आएगा कंपनी में तो उसको सभी तरह का सुख सुविधा जो मांगेगा, फाइल मांगेगा, चाहे उसका जो भी नेसेसरी थिंग्स होगा उसको प्रोवाइड करता है। तो द ऑडिटी इज आल्सो एक्सपेक्टेड to provide the resource needed and select the staff member to occupy the auditor. Okay, the question number 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑडिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ईच ऑफ द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन एन ऑडिट दैट डज प्ले ए रोल दैट कंट्रीब्यूट इट्स सक्सेस। तो तीन पार्टी कौन इन्वॉल्व होते हैं एक ऑडिट जब चलता है तो उसमें होता है क्लाइंट, ऑडिटर, ऑडिटी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि ऐसे 230, जो ऐसे है ना 230, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे 230 को बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है ऐसे 230 को।
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है ऐसे 230 को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट, जो परमानेंट ऑडिट फाइल होता है उसमें क्या क्या चीज कंटेंट किया जाता है। परमानेंट ऑडिट फाइल दैट मींस कि जो ऑडिट फाइल मोर देन 1 ईयर के लिए एक ऑडिट फाइल बनाया जाता है उसको परमानेंट ऑडिट फाइल बोला जाता है। ठीक है, तो परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट क्या, परमानेंट ऑडिट फाइल क्या कंटेंट करता है? परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट करता है एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड्स। द क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, मतलब सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, चलिए तो इतना बता देता हूं कि सेक्रेटरियल ऑडिट है जो 204, मतलब सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया सेक्रेटरियल ऑडिट को। ओके, देन नाउ आई विल गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 204। 204 सेक्रेटरियल ऑडिट बोला जाता है कि जो सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जो कि लार्जर कंपनी होता है, मतलब बड़ा कंपनी होता है, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ता है। और सेक्रेटरियल ऑडिट करता कौन है? सेक्रेटरियल ऑडिट करता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में जो होता है वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। ओके, तो कौन सा कंपनी है जिसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ता है? एक तो लिस्टेड को करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर आई विल मूविंग टू द जो अनलिस्टेड कंपनी होता है। एक लिस्टेड को तो जरूरी है, कंपलसरी है। फिर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है उसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ रुपीस हो जाता है, अगर फिर उसको उसी कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी का क्या किसी कंपनी का मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ एंड फिर क्या बोलता है उसका टर्नओवर 250 करोड़, 250 टर्नओवर और 50 पेड अप शेयर कैपिटल, देन उस कंपनी के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई हो जाता है, कंप्लाई करना पड़ेगा उस कंपनी को। और उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा था कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया 204। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता था पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट टू प्रोटेक्ट द एसेट। जो पर्पस होता है इंटरनल ऑडिट को वो किस लिए करते हैं? इंटरनल ऑडिट किस लिए करवाया जाता है कंपनी में? क्योंकि कि एसेट का प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तब द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट टू प्रोटेक्ट द एसेट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग 12 का हो गया ये। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। प्रूविंग द ट्रूथ मींस वाचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। प्रूविंग द ट्रूथ मींस वाचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अगर वाचिंग करोगे एक्सपेंसेस से, जब वाचिंग करोगे एक्सपेंसेस का ना, तो उससे पूरा पता चलेगा कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितना पैसा आया, कितना एक्सपेंस हुआ, तो जिससे ये पता चला है कितना प्रॉफिट हुआ है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, प्रूविंग द ट्रूथ मींस वाचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी इज। फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी इज, कौन सा फॉर्म होता है जिसमें कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? फॉर्म नंबर क्या है जिसमें कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? कॉस्ट रिकॉर्ड जिससे कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है उसका फॉर्म नंबर है क्या? तो फॉर्म नंबर उसका है CRA1। CRA1 होता है। ठीक है, तो ये जो CRA1 में जो फॉर्म है उसमें जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो क्या क्या मेंटेन किया जाता है उसमें? होता है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन को, जितना भी कॉस्ट अगर आपको दिमाग में आ रहा है सब CRA1 फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो CRA1 हो गया, तो ये हो जाता है कि फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी इन CRA1। ठीक है, अगर बोलेगा कि चलो बताओ कि CRA2 क्या होता है? CRA2 होता क्या है? CRA2 होता है कि जब एक कंपनी में एक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो जिस दिन एक कॉस्ट ऑडिटर को एक कंपनी अपॉइंट कर लिया उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने अपने कंपनी में एक नए कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया हूं। ठीक है, उसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 30 डेज। ये होगा इंग्लिश में। हिंदी में बोलो तो जिस दिन कंपनी कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंट किया उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने अपने कंपनी में एक नया कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंट किया हूं। ओके, चलिए तो CRA2 हो गया। CRA3 बताते हैं। CRA3 क्या होता है कि एक नया कॉस्ट ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ कंपनी में, तो जो अपॉइंट किस लिए हुआ? वो ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ। तो जब वो ऑडिट करेगा तो अपना जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो जब अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना करके जब वो सबमिट करता है कंपनी में, तो CRA3 फॉर्म में जमा करता है। ओके, तो अब हो गया CRA3 हो गया। अब बोलो तो CRA4 क्या होता है? CRA4 होता है कि जिस दिन कंपनी रिसीव करता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर, तो जिस दिन रिसीव कर लिया कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर, तो उस दिन से कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताता कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस कॉस्ट ऑडिटर मेरे कंपनी में कॉस्ट ऑडिट किया वो अपना कॉस्ट ऑडिट जमा कर दिया है और यही सी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वो आगे फॉरवर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज। तो CRA4 होता है। ओके, देन अभी आपको मैं चारों फॉर्म बता दिया जो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट
होम फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, तो होम फॉर मेंटेनेंस जो होता है कॉस्ट रिकॉर्ड में वो होता है CRA 1 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी, ये जो ऑडिट कमेटी होता है वो मीटिंग कितना होता है एक साल में कितना ऑडिट कमेटी का मीटिंग करवाना पड़ेगा? एक साल में ना ऑडिट कमेटी का 4 मीटिंग कराना पड़ेगा, 4 मीटिंग कराना पड़ेगा ऑडिट कमेटी का। तो 4 मीटिंग करवाना पड़ेगा ऑडिट का। तो चलो अगर ऐसा ऑडिट कमेटी अगर पढ़े रहे हैं तो ऑडिट कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑडिट कमेटी होता क्या है? ऑडिट कमेटी पर, चलो इसको टिक मार देते हैं, तुम लोग थोड़ा सा खुशी खुशी रहोगे। तो क्वेश्चन आंसर देख लो इसका। 15 का होगा द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी शुड बी 4 इन ईयर, 4 मीटिंग होगा ऑडिट कमेटी का हर साल। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं ऑडिट कमेटी होता क्या है। ऑडिट कमेटी होता क्या है? एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया ऑडिट कमेटी को। तो ऑडिट कमेटी कौन कौन कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब कि एप्लीकेबल है? कौन कौन कंपनी है जिसके ऊपर एप्लीकेबल ऑडिट कमेटी? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा एप्लीकेबल रहता है, कुछ भी हो जाता है लिस्टेड कंपनी को तो करना ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी, देन आई विल मूविंग टू द नेक्स्ट। कौन कंपनी होता है जिसको भी ऑडिट कमेटी अपना एक कंपनी में बनाना पड़ता है ऑडिट कमेटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी, फिर हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर लोन डिवेंचर में पेड अप शेयर कैपिटल 50, लोन बोरोइंग डिवेंचर एंड फिर टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, लोन बोरोइंग डिवेंचर है 50 करोड़, फिर टर्नओवर है 100 करोड़। ठीक है, 10 50 100, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, लोन बोरोइंग डिवेंचर 50 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। तो ये सब जो लिमिट है वो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 50 नॉन बोरोइंग डिवेंचर एंड 100 फॉर 100 करोड़ है, मतलब सब जो भी है 10 50 में बोला सब करोड़ में है, 10 करोड़ 50 करोड़ एंड 100 करोड़। ठीक है, तो ये सब कंपनी में को एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है, कोई भी एक लिमिट टच कर दिया तो। ठीक है, तो ये बोलता है कि एक ऑडिट कमेटी में कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। एक ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी शुड बी 4 इन ईयर। एक मीटिंग ऑडिट कमेटी जब बनता है कंपनी में तो ऑडिट कमेटी का कितना मीटिंग होना चाहिए एक साल में? तो 4 मीटिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा फाइनल। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया बी, एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि ऑथराइजेशन फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, जितना भी जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है तो उसका ऑथराइजेशन किसके पास है? उसका ऑथराइजेशन है C&AG के पास। C&AG डेट मीन्स की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास ऑथराइजेशन है। जितना भी गवर्नमेंट ऑडिट होता है उस सभी का ऑथराइजेशन है C&AG के पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 का हो गया सी, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 18 देखो, क्वेश्चन 18 बोलता है कि फाइनल ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज, ये जो फाइनल ऑडिट है उसको और क्या बोला जाता है? फाइनल ऑडिट को बोला जाता है एनुअल ऑडिट। ठीक है, फाइनल ऑडिट को बोला जाता है एनुअल ऑडिट, क्योंकि ये तो जनरली एक साल में होता है ना, एक साल में होता है ना, इसलिए इसको एनुअल ऑडिट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा एनुअल ऑडिट। नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, एक इंडिविजुअल ऑडिटर होता है ना एक कंपनी में, तो उसको मैक्सिमम कितना टेन्योर होता है? मैक्सिमम टर्म कितना होता है? तो मैक्सिमम बोर्ड एक टर्म होता है उसका होता है 1 टर्म ऑफ 5 ईयर। 1 टर्म ऑफ 5 ईयर के लिए वो मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद वो कूलिंग पीरियड के बाद वो फिर से अपॉइंट हो सकता है, बट उसका जो मैक्सिमम टर्म होता है फॉर इंडिविजुअल ऑडिटर का वो होता है 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये अगर फॉर्म रहता है तो फिर उसका फॉर्म के केस में होता है 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इसलिए 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि एसे 300 स्टैंड्स फॉर, एसे 300 क्या बोलता है? एसे 300 बोलता है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग बोलता है एसे 300 स्टैंड्स फॉर ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन ऑन, ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है
कि एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउ लॉन्ग, एक ऑडिटर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखेगा कितना समय के लिए रखेगा, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउ लॉन्ग, 7 ईयर्स के लिए, ठीक है 7 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो गया सी 7 ईयर्स। ओके नेक्स्ट आई विल, क्वेश्चन नंबर 22 को तो हो गया कि सी, फिर नेक्स्ट आई विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि ऐसे 700 स्टैंड्स फॉर, ऐसे 700 क्या बताता है, ऐसे 700 स्टैंड्स फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हो गया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑडिटर शुड सबमिट ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन, एन ऑडिटर सेल डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एक ऑडिटर देता है ऑडिट करते समय, ये देता है सब मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। कुछ अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर को नहीं दे पाता है, वहाँ का जो भी मतलब वहाँ का जो ओनर होता है वो अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया ऑडिटर को ऑडिट करते समय, तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है, एंड ऑडिटर शुड सबमिट ए डिस्क्लेमर ओपिनियन व्हेन सब मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑडिट का एमसीक्यू यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू। और इससे पहले बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस, और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सो थैंक यू।